आउटलाइन किया जिनका आज भी महत्व है। स्पेंसर्स मेजर कंट्रीब्यूशंस टू सोशियोलॉजी मे बी इन्यूमरेटेड अंडर 3 हेडिंग्स। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है उनका जो योगदान है सोशियोलॉजिकल थिंकिंग में, उन्हें मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक एनोलॉजी या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉडल, दूसरा इवोल्यूशनरी थ्योरी या इवोल्यूशनरी मॉडल, और तीसरा सोशल डार्विनिज्म या जिस उनके जो इवोल्यूशनरी मॉडल था उसे सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद भी कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्ट की विचारधाराओं को और अधिक स्पष्ट, उन्नत और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य निश्चित रूप से ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने हाथों में लिया और 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधाराओं को नया मोड़ प्रदान किया। और मैं आपको बता देता हूँ, हर्बर्ट स्पेंसर ने इतनी अधिक इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी, इतनी अधिक इंटेलेक्चुअल रिकग्निशन ही एन्जॉयड इन हिज टाइम, जिसका कोई सानी नहीं था, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। Not only in UK but also in other European countries as well as in America, USA। वहाँ पर जिस समाजशास्त्री को इतने इनिशियल स्टेज पर इतना अधिक रिकग्निशन मिला, he was none than other हर्बर्ट स्पेंसर। अब इसके पीछे कारण क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, वो हम आगे देखेंगे कि उन्हें इतना रिकग्निशन अमेरिका में क्यों मिला। स्पेंसर का नाम उन विद्वानों की सूची में बहुत आगे हैं जिन्होंने की, और गज़ब की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र के बारे में नहीं लिखा। उनकी बुक्स का टाइटल देखिए आप, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, प्रिंसिपल्स ऑफ दैट। यानी कि वो सोशियोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में भी लिख रहे हैं, फिलोसफी के बारे में भी लिख रहे हैं। तो इतना एक प्रोलिफिक और एक एनसाइक्लोपीडिक इंटेलेक्चुअलिटी रखने वाला व्यक्ति ये हर्बर्ट स्पेंसर थे, अपने हर्बर्ट स्पेंसर। प्राणी शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया ऑर्गेनिज्मिक मॉडल में। समाजशास्त्र के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें कॉम्ट के साथ स्पेंसर का नाम लिया जाता है, और कॉम्ट, स्पेंसर और हैरियट मार्टिनो, जिन्हें समाजशास्त्र की मम्मी या मदर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, वन ऑफ द निगलेक्टेड फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन तीनों को मिलाकर हम एक तरह से फाउंडर या फाउंडिंग एक तरह से पेरेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी बोल सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल स्टैटिक्स। इसकी बुक का टाइटल था, समाजशास्त्री रचना थी सोशियोलॉजिकल सोशल स्टैटिक्स। अब सोशल स्टैटिक्स टाइटल से आपको बुक लिखे हुए तो ऑटोमेटिकली लोग ये सोचेंगे कि यार अगस्ट कॉम्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था उन पर, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट ने कंसेप्ट दी थी सोशल स्टैटिक्स की। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, जब मैंने ये बुक लिखी थी तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत ज्ञान नहीं था। मैंने उनके बारे में सुना जरूर था, लेकिन उनके विचारों को पढ़ने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। मैंने उनके विचारों से किसी प्रकार का कोई भी लेन देन मेरा नहीं हुआ है। अब स्पेंसर के इस दावे को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनके विचार कौम से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इन दोनों के विचार में कोई बुनियादी भेदभाव है, मतभेद है। वास्तु इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए हेनरी माइकल, जो एक कमेंटेटर हैं, उन्होंने उचित लिखा है कि जिस किसी ने भी कॉम्ट के प्रारंभिक निबंधों के उनके ऑप्सूल्स जो हैं उनको पढ़ा है, वह यह नहीं मान सकता कि स्पेंसर द्वारा रचित समाजशास्त्र का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी वस्तुतः कोई मौलिक रचना है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने लिखा उनकी सिमिलरिटी, वी कैन ट्रेस ए काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिमिलरिटी बिटवीन देयर राइटिंग्स, बिटवीन देयर लाइन ऑफ थॉट। सभी प्रमुख विचारों, यहाँ तक स्पेंसर की पद्धति को भी स्कल्स में देखा जा सकता है। कॉम्ट ने रूपरेखा खींची, कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर ने उसे भरा, यानी कि ही प्रिपेयर्ड द स्केलेटन इन ही पुट फ्लैश इनटू दैट स्केलेटन, हम इतना ही कह सकते हैं। अब जीवन जो चित्रण है, कृतियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हर्बर्ट, एज आई टोल्ड यू, हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न इन इंग्लैंड। डर्बी नामक स्थान पर एक अपेक्षाकृत निर्धन परिवार में, एक रिलेटिवली पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था 1820 में। उनके माता पिता की क्या पोजीशन देखिए, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन आज तक हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं ली थी। कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई उनकी, ना कॉलेजिंग हुई, ना स्कूलिंग हुई। उन्हें घर पर ही उनके माता पिता और उनके एक चचा जान थे, उनके एक चाचा थे, अंकल थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, प्यूरिटन थे और एक तरह से एंटी कैथोलिक जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के जो रेडिकल जो फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी होती है उनका विरोध करते थे। लिबरल्स थे ये, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स दे वर लिबरल्स।
तो इनके परिवार के माता पिता लिबरल थे, साथ में बहुत ज़्यादा, चूँकि उनके अंकल का प्रभाव था बहुत ज़्यादा, और अंकल एक तरह से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, तो इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। तो वो लिबरल थे बट रेडिकली इंडिविजुअलिज्म में विश्वास रखते थे। और ये जो इनिशियल एनवायरनमेंट था उनकी फैमिली का, ये जो इम्पैक्ट ऑफ हिज अंकल ऑन हिज अपब्रिंगिंग, ये देखा जा सकता है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग था। अपने जो प्रोडक्टिव ईयर्स थे उनके लास्ट तक उन्होंने एक तरह से इंडिविजुअलिज्म को फेवर किया। यहाँ पे भी हम अंतर देख सकते हैं अगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स उसमें हर्बर्ट स्पेंसर में, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इंडिविजुअलिज्म का फेवर किया, जबकि कॉम्ट जो थे वो सोशलिज्म का फेवर करते थे। वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि एक जो एनलाइटनमेंट का जो प्रोजेक्ट था या एनलाइटनमेंट जो फिलोसॉफी थी, ओवरऑल कैरेक्टर उसका था इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत जीवन, लिबरल आइडियाज़। इनके परिवार में ये सबसे बड़े थे, ये अकेले जीवित रहे थे। बाकी सारे जो इनके सिबलिंग्स थे वो समय के साथ अपने अस्तित्व कायम नहीं रख सके। और ये जो प्रक्रिया थी, इसके कारण भी अगर हर्बर्ट स्पेंसर का जो एक थ्योरी हम जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जनरली ये माना जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो फ्रेज है वो डार्विन ने कॉइन की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। डार्विन ने तो 1859 में अपनी बुक लिखी थी, उससे 1852 में ही हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने लगभग इस अप्रोच को एस्टेब्लिश कर दिया था कि लाइक अदर इवेंट्स और फिनोमिना ऑफ द नेचर, ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं, इवॉल्व होते हैं इंटरनल फोर्सेस के माध्यम से या एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो डायनेमिक नेचर है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, सिमिलर पैटर्न बर्थ, ग्रोथ, डीके, ये जो सिमिलर पैटर्न है वो ही सोसाइटीज़ भी फॉलो करती हैं। सोशल जो एंटिटीज़ हैं, सोशल बॉडी जो है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसी वजह से सोसाइटीज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड टू डबल कंपाउंड, इस प्रकार का उन्होंने एक पैटर्न दिया था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से सोसाइटीज़ का इवोल्यूशन भी होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने तो डार्विन से बहुत पहले ही इवोल्यूशन की बात कर दी थी, सोशल इवोल्यूशन की बात कर दी थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए 1859 में डार्विन ने, उन्हें एक तरह से अगर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रारंभिक सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में स्वीकार किया और वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण किया उन्होंने। अपना जो इवोल्यूशनरी मॉडल है वो कम्प्लीटली डार्विन के जो द्विकासीय सिद्धांत है उस पर आधारित है, और इसको उन्होंने सोशल डार्विनिज्म या सामाजिक क्षेत्र में जो अगर डार्विन के नियमों का, सिद्धांतों को हम अप्लाई करें तो जो कुछ भी उभर कर आता है उसे उन्होंने सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद कहा था। अब देखिए, हाँ ठीक है, इन्हें ये मैकेनिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग करने का शौक़ था। उन्होंने एक रेलवे इंजीनियरिंग के रूप में भी काम किया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये देखिए 1849 में द इकोनॉमिस्ट, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, मेरे हिसाब से जो आज जो इकोनॉमिस्ट है वही है ये ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड है। उपसंपादक, ये सब एडिटर बनने का उन्हें अवसर मिला था। हालांकि बाद में उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और 4 वर्षों तक आप इस पर कार्य करते रहे थे। 1850 में समाजशास्त्र को अपनी पहली महत्वपूर्ण देन सोशल स्टैटिक्स दी थी। इसके बाद के 8 वर्षों में स्पेंसर ने अपनी दर्शन प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों को विकसित किया और उन्हें 1863 में फर्स्ट प्रिंसिपल्स नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यद्यपि स्पेंसर ने संपादक कार्य को छोड़ दिया, अपना पूरा समय लेखन कार्य में व्यतीत करने लगे थे और उनकी जो पुस्तकें थी वो अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित की जाती थी। उन्होंने बहुत गजब का एक तरह से बिजनेस किया था, तो उनका आर्थिक संकट भी नहीं था। धीरे धीरे उनके पास पैसे इकट्ठे होने लग गए थे। अब है 1868 के बाद स्पेंसर एक प्रमुख विचार के रूप में विख्यात हो गए। एक ग्लोबल, एक वर्ल्ड लेवल की रिकग्निशन इस सामाजिक चिंतक को मिला था। उनकी पुस्तकें खूब बिक्री होने लगी, आर्थिक परेशानियाँ सारी दूर हो चुकी थी, आराम से जीवन बीता उनका। 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो मुख्य पुस्तकें थी उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, द प्रॉपर स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आदि स्पेंसर की महत्वपूर्ण कड़ियाँ।